हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आज इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है दोस्तों वो आता है फॉरेन एक्सचेंज। इस शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर एक करेंसी चलती है जिसको बोलते हैं रुपी। अगर आपको इंडिया के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको इंडियन रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से दुबई के लोगों को अगर उनकी कंट्री में ट्रांजैक्शन करना है तो उन्हें दिरहम की ज़रूरत पड़ती है। चाइना में आपको पता है युआन चलता है, जापान में येन चलता है। इसी तरीके से हर देश की अपनी एक करेंसी है और हर देश अपनी करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी मानता है। इंडिया के लिए जो उसकी करेंसी है जिसको आप डोमेस्टिक करेंसी भी बोल सकते हो वो है इंडियन रुपीज़, जिसको आईएनआर भी बोलते हैं। तो इंडिया के लिए उसकी अपनी करेंसी को छोड़ के रैदर दैन अदर देश की जितनी भी करेंसियाँ बच गई वो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। आसान भाषा में दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। इंडिया के लिए उसकी डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपीज़ को छोड़कर जितनी भी करेंसी बच गई वो सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी। डेफिनेशन में समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द फॉरेन करेंसीज अदर दैन डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि आपके डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज बच गई वो आपके लिए क्या कहलाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज। अगला टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट के बेस पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एज ए टूरिस्ट यूएस से घूमने गए तो आपको अमेरिका के अंदर कोई भी सामान परचेज करना है तो वहाँ पे आपको डॉलर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब इंडियन रुपी तो वहाँ चलेगा नहीं और आपने मार्केट में पता करा तो $1 जो है एग्जाम्पल के तौर पर वो 84 रुपीज़ का चल रहा है। तो आपको $1 लेने के लिए 84 रुपीज़ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपने ये समझा कि $1 अगर आपको चाहिए तो 84 रुपीज़ आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसी रेट को आप फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा रेट जिसके बेस पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है। डेफिनेशन में से आसान भाषा में समझ लेते हैं। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए इस समय $1 जो है वो 80 रुपीज़ का चल रहा है और थोड़े समय बाद $1 जो हो गया मार्केट फोर्सेस की वजह से वो हो गया 75 रुपीज़ का। तो अब एज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के थ्रू अगर हम समझेंगे तो अगर आपको पहले $1 खरीदना होता था तो आपको अपनी जेब से 80 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर आपको $1 चाहिए तो ओनली 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपकी करेंसी क्या हुई है, आपकी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, उसकी वैल्यू बढ़ी है। इसी को बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, देखो जब भी आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो आपका इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंपोर्ट कैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है पहले अगर आपको कोई $1 का सामान मंगाना होता है तो आपको कितने रुपए देने पड़ते थे, 80, लेकिन अब आपको $1 का सामान मंगाना है तो कितने देने पड़ेंगे, 75। तो जाहिर सी बात है आपके लिए इंपोर्ट क्या हो गया, सस्ता होता जा रहा है। तो ऐसे में आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका एक डिसएडवांटेज भी है, आपके एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सपोर्ट क्यों डिक्रीज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है आपकी करेंसी क्या हो चुकी है, एप्रिसिएट हो चुकी है। तो किसी भी फॉरेनर या किसी भी दूसरे देश के बिजनेसमैन को अगर आपके देश का सामान चाहिए तो वो पहले से महंगा मिलेगा। इस कारण की वजह से आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, ठीक ये एप्रिसिएशन का रिवर्स है। मान लीजिए कि पहले जो है वो $1 कितने का था, 80 रुपीज़ का। अब मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या हो गया कि $1 जो हो गया वो हो गया 85 रुपीज़ का। तो ऐसे में क्या हो गया, अब आपका एडवांटेज ये पड़ता है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे, देखिए मान लीजिए पहले का कोई बिजनेसमैन अगर आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, अगर आप उसको कोई आप 80 रुपीज़ में कोई भी सामान बेच रहे थे तो उसको $1 देना पड़ रहा था। सेम इसी तरीके से अब रेट क्या हो गया, 85 हो गया। तो अब आपको वो $1 प्रोवाइड करेगा तो आपको 85 रुपीज़ का सामान देना पड़ेगा। तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया। सेम ऑन द वाइस वर्सा रिवर्स कंडीशन क्या आएगी, आपका इंपोर्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। इंपोर्ट क्यों डाउन होगा, क्योंकि मान लीजिए पहले अगर आपको फ़ॉरेन से कोई $1 का सामान मंगाना था तो आपको अपनी जेब से 80 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अब फ़ॉरेन से अगर आप $1 का कोई सामान मंगाएंगे तो आपको 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई।
तो ये था करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। फॉरेन करेंसी के इन टर्म्स में जब भी आपकी वैल्यू अगर गिर जाए तो उसको आप डेप्रिसिएट करेंगे, अगर वैल्यू अगर बढ़ जाए तो उसको हम एप्रिशिएट बोलेंगे। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है करेंसी डीवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन। देखिए दोनों में फ़र्क है। करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डीवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इसमें जो चेंजेस आ रहे थे, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हो रहा था, वो हो रहा था ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चेंजेस आ रहे थे। लेकिन करेंसी रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक खुद ही इंटेंशनली वैल्यूज़ को बढ़ाती है और घटाती है। अब ऐसा कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर पहला होता है जिसको बोलते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब हो गया, मान लीजिए $1 जो है वो 80 रुपीज़ का चल रहा है। अब गवर्नमेंट ने इंटेंशनली उस $1 को 90 रुपीज़ का कर दिया। अब आपके दिमाग में बात हो रही होगी कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, वो खुद ही अपनी वैल्यू को क्यों डिक्लाइन करेगी। तो मैं आपको एक पास्ट में लेके चलता हूँ। असल में ऐसा कई बार हो चुका है। रीसेंट का एग्जांपल है हमारा 1991 का। 1991 में गवर्नमेंट, उस समय $1 जो चल रहा था वो चल रहा था अप्रॉक्स 21। तो गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी करेंसी को क्या करा था, डीवैल्यूएट करा था। उन्होंने करेंसी को 25.6 समथिंग कर दिया था, यानी $1 जो है वो 25.6 रुपये के बराबर हो गया था। ऐसा क्यों करा था, क्योंकि इंडिया जो थी वो एक डेवलपिंग कंट्री थी। जब भी आप अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को थोड़ा सा गिराएंगे, और इसको डेप्रिशिएट होना भी कहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपका ना एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी और इंडिया के जो भी उस समय गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, दूसरे देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो हमारी कंट्री में आएँ, एमएनसीज़ को स्टेब्लिश करें, और साथ ही साथ हमारे देश से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ता जाए। तो डेवलपमेंट के चलते करेंसी को सेल्फ ही डीवैल्यूएट करा गया। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पहले क्या है, मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी जो है वो डाउन हो रही है, और इसमें डीवैल्यूएट किस वजह से हो रही है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक खुद इंटेंशनली अपनी वैल्यू को लोअर कर रहे हैं। सेम इसका अपोजिट कैसे होगा, जिसको बोलते हैं करेंसी रीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटेंशनली करेंसी की वैल्यू को जब रेज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं करेंसी रीवैल्यूएशन। यानी कि सपोज कीजिए $1 जो है वो 80 रुपीज़ का चल रहा है, और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने खुद ही अपने क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेजर्स जिसको बोलते हैं, या फिर उनके फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके $1 को 75 का कर दिया। इसको हम बोलते हैं करेंसी रीवैल्यूएशन। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, आपने जो अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा था, जी हाँ, वही रेट जिसके बेस पर एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है। ये रेट 3 तरीके से डिसाइड होता है। पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्या होता है, इस सिस्टम के अंडर जो गवर्नमेंट होती है और जो आरबीआई जिसको आप सेंट्रल बैंक बोलते हो, खुद ही इंटेंशनली उस रेट को डिसाइड करती है। अब वो इंटेंशनली ऐसा क्यों करती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझिए। मान लीजिए मार्केट में ये है डॉलर की डिमांड और ये है डॉलर की सप्लाई, और आप जानते हैं 11th में आप पढ़ चुके हैं कि डिमांड सप्लाई जहाँ भी इंटरसेक्ट करती है उसी को आप प्राइस मान लेते हैं। ये मान लीजिए मार्केट में P1 जो है वो करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है, और गवर्नमेंट समझती है कि इस समय ये जो रेट है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो वो चाहती है रेट थोड़ा कम हो जाए। तो वो रेट मान लीजिए वो चाहती है कि यहाँ पर P2 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ऐसा करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, उनको सप्लाई को इंक्रीज़ करना होगा। और सप्लाई कैसे बढ़ती है, यहाँ पे काम आता है गवर्नमेंट के अंडर जो आरबीआई है, यानी जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है जो आप जानते हैं कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, तो वो अपने रिजर्व को मार्केट में लाकर बेच देती है, यानी फॉरेन करेंसीज को मार्केट में लाकर बेच देती है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई जैसे ही बढ़ती है तो रेट क्या होता है, वापस डाउन होने लग जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके मेरिट और डीमेरिट भी हैं। देखिए, जब भी गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा करती है तो ऐसा करने के लिए उसको लगातार कई बार मार्केट में डॉलर की सप्लाई देनी पड़ती है, या फिर कहें फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहती है।
वो चाहते हैं कि उनकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल रहे, और जब भी इकॉनमी स्टेबल रहती है तो उसका मेरिट्स क्या होता है, एडवांटेज ये पड़ता है कि फॉरेन के जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ही कंट्री में करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कंट्री में जो ट्रांजेक्शन है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है, रेट जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सरकार ने संभाल रखा है। तो एक इसका ये एडवांटेज पाने के लिए गवर्नमेंट अक्सर ऐसा करती है। लेकिन इसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि इस रेट सिस्टम को फॉलो करने के लिए आरबीआई के पास या गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, एक ह्यूज रिजर्व मेंटेन रहना चाहिए, तब आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपने समझा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलिए दूसरा सिस्टम समझते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बहुत ही ईजी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं रहता। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स के थ्रू। यानी मार्केट में जो डिमांड चल रही है और जो सप्लाई है जिस अकॉर्डिंग चल रही है, जाहिर सी बात है दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को आप क्या मान लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं वही फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, जाहिर सी बात है इस तरह के सिस्टम को अगर आप अपनाते हैं तो आरबीआई को किसी भी तरह के ह्यूज रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीमेरिट्स क्या होती हैं, ऐसे देश में अनस्टेबिलिटी बहुत बनी रहती है। जहाँ का रेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर या नीचे जाएगा तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर कहें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होंगे वो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा घबराएंगे। अगला जो सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम क्या होता है, आप इसे एक हाइब्रिड सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों ही की सिस्टम के फीचर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं आसान भाषा में, मार्केट में जो रेट चल रहा है या मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर की वजह से रेट क्या हो रखा है, इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। तो ये चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट P1 मान लेते हैं, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। अब जब रेट इतना हाई हो रखा है तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, वो खुद इंटरप्ट करती है, आरबीआई खुद इंटरप्ट करता है, फॉरेक्स एक्स रिजर्व में से थोड़ी सी फॉरेन एक्सचेंज या फिर कहें डॉलर की सप्लाई को मार्केट के अंदर बढ़ा देता है। तो ऐसे में क्या होता है, रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। सेम ऐसा वो रिवर्स भी करता है। कई बार जब उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रेट अगर बढ़ाने होंगे तो वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर से परचेजिंग भी कर लेता है। तो इस तरह के सिस्टम को मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं। इसको आप एक और नाम जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर आरबीआई इंटरवेंस करता है, याद रखना, आरबीआई खुद ही इंटरवेंस करता है। कैसे? अपने फॉरेक्स एक्स रिजर्व के थ्रू, फॉरेन करेंसी को या तो बाय करके या सेल करके, जैसे भी मार्केट में प्रिवेलिंग सिचुएशंस चल रही होती हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है या फिर कहें इकॉनमी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉक से कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ना आ जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई कई बार ऐसा करता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मान लीजिए चल रहा है और डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स की वजह से रेट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन कर रहा है या बहुत ज़्यादा ही अप चला गया है, तो ऐसे में उसको वापस स्टेबल लाने के लिए मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में फ़र्क है, याद रखना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट उस रेट को एक तरीके से पैक्ड करके रखती है, पकड़ करके रखती है, तो इसमें बहुत ही ह्यूज रिजर्व खर्च होता है। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आरबीआई इंटेंशनली क्या करता है, कई बार जो एक्सेस सिचुएशन आ जाती है, कई बार यानी रेट ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गया या डिफ्लेटेड हो गया, तो उसको कई बार पार्शली काबू करने के लिए वो ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि आपको फॉरेन एक्सचेंज या फिर कहें अदर देश की करेंसी की नीड क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं आसान भाषा में। मान लीजिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करने यानी कि दूसरे देश का सामान अपने देश में मंगाना है। तो जाहिर सी बात है जब आप अमेरिका से कुछ यहाँ मंगाएंगे तो अमेरिका वाले इंडियन रुपीज़ में तो आपसे पेमेंट लेंगे नहीं, उनको तो डॉलर चाहिए। तो पहली नीड तो जाहिर सी बात है आपको यही समझ में आ गई कि अगर आपको किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर में करनी पड़ेगी। सेम इंडिया का कोई नागरिक अगर वहाँ पे जाके एज ए टूरिज्म या टूरिस्ट बनकर जाता है तो वहाँ पे वो किसी भी तरह का एक्सपेंस करेगा तो उसे भी क्या है, फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम अगर आप फॉरेन में जाके एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी पेमेंट भी अदर करेंसी में ही होगी। मेडिकल एक्सपेंसेस, आपका कोई रिश्तेदार चाहे आप ही वहाँ पर एडमिट हो चुके हैं और वो कंट्री जो है वो क्या करेगी, वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट नहीं लेगी, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी देश की करेंसी में
पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको दूसरे देश में किसी तरह की कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई लैंड, कोई मशीनरी, किसी भी तरह की कोई एसेट परचेज करनी है, तो भी आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जिसको वन साइडेड ट्रांसफ़र भी कहते हैं, यानी कि मान लीजिए अमेरिकन सिटीज़न है, वो इंडिया में जॉब करता है, तो जाहिर सी बात है अगर वो इंडिया में जॉब करेगा तो जो पेमेंट कमाएगा वो इंडियन रुपीज़ में कमाएगा। लेकिन अब उसे क्या करना है, अपनी करेंसी जो है, यानी कि अपने दोस्तों को या फिर कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या करना है, वहाँ पर उनको पेमेंट भेजनी है, तो इंडियन रुपीज़ तो भेजेगा नहीं, तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे ज़रिए या तरीके हैं जिसके थ्रू हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ती है, यानी कि बाहर का पैसा जो है डॉलर एग्जांपल के तौर पे या किसी भी कंट्री करेंसी जो है वो आती है, उसकी सप्लाई बनती कैसे। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, जाहिर सी बात है इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन अगर जब भी अपनी ट्रांजेक्शन करता है तो क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, बाहर के किसी भी बिजनेसमैन ने क्या करा, आपके देश में कोई एसेट खरीदी, कोई परचेज करी या फिर कोई कंपनी स्टेब्लिश कर दी, तो उसने क्या करा, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है जिसका उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू हक भी मिलेगा, यानी वो एक तरीके से उसका मालिक कहलाएगा। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, एक होती है FDI, एक होती है FPI, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको डिफरेंस पता है कि FPI क्या होती है, अगर वो 10% से कम की है तो वो FPI मानी जाएगी, यानी कि एक तरह का शेयर आपकी कंट्री में उसने परचेज करा। और FDI क्या माना जाएगा, यानी आपकी कंट्री में किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए उसने, या फिर कहें कि पूरी की पूरी लैंड या कोई मशीनरी या कंपनी ही परचेज कर ली है, तो इसको FDI माना जाएगा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए भी क्या होता है, पैसा जो है फॉरेन करेंसी का वो आता है। रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, रेमिटेंस भी जाहिर सी बात है क्या होता है, अब इंडिया के क्या है, जो भी NRIs हैं या कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, वो डॉलर ही तो कमा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बेशक यहाँ पे इंडियन रुपीज़ की ज़रूरत है लेकिन उन्हें डॉलर क्या करे, अर्न करे। वो डॉलर पहले आता है यहाँ पे RBI की सिस्टम में, BOP में रिकॉर्ड होता है, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, फॉरेन करेंसी हमारे पास आई है। तो इस सब चीज़ों से हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है। अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्सचेंज रेट किस तरीके से चेंज होता है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझनी पड़ेगी। आइए इसे आसान तरीके से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को या फिर कहें इक्विलिब्रियम रेट के अंदर डिमांड में चेंज आने से या सप्लाई में चेंज आने से क्या इफेक्ट आता है उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 11th का कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी, आप जानते हैं पहले से ही। सपोज कीजिए ये है डॉलर की डिमांड और ये है मार्केट में डॉलर की सप्लाई। तो आप 11th में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई का कर्व इंटरसेक्ट करता है इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट का इक्विलिब्रियम। यानी इस समय करंट प्राइस क्या चल रहा है, वो चल रहा है ये P1। तो अब हम समझते हैं कि जब डिमांड में चेंज आएगा या फिर सप्लाई में चेंज आएगा तो उससे इस इक्विलिब्रियम या फिर कहें फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जो कि P1 है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं डिमांड को चेंज करता हूँ। सपोज कीजिए डिमांड कर्व जो है वो बढ़ गया, मार्केट के अंदर डॉलर की डिमांड जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने देखा एक नया डिमांड कर्व जो है वो हमने क्रिएट करा है, ये हो गया D1। अब D1 जो है एक नया कर्व है और वो सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट आप देख रहे हैं कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। तो ये इफेक्ट क्या आया आपने देखा, अब जो मार्केट में नया प्राइस आया है वो ये है P2। तो यानी कि आपके प्राइस में क्या आया, राइज आया। तो आपने देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में जो कि पुराना इक्विलिब्रियम था वो ये था। तो जैसे ही मार्केट के अंदर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका बढ़ गया। सेम हम दूसरी कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। दूसरी कंडीशन में आपने देखा ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम इसे दोबारा से क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए ये है डिमांड डॉलर की और ये हो गई आपकी सप्लाई। और आप जैसे कि जानते हैं दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं
उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट या कि मार्केट प्राइस। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट। सेम सेकंड इफेक्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब सप्लाई में चेंज आया तो सप्लाई क्या हो गई, वो बढ़ गई है। तो मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई जैसे ही बढ़ी तो देखिए आप क्या चेंज आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये आ गया आपका नया इंटरसेक्शन पॉइंट। ये था आपका पुराना इक्विलिब्रियम, ये आ गया नया। तो चेंज आने की वजह से क्या हो गया, आपने देखा जो प्राइस है क्या हो गया, डाउन हुआ। तो जैसे ही मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो इफेक्ट क्या आ गया, प्राइस डाउन हुए। डिमांड जब बढ़ी तो प्राइस राइज हुए हैं, सप्लाई जब बढ़ी है तो प्राइस फॉल हुए। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई को समझा। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने डिटरमाइन कैसे किया था, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन में आप देखिए क्या लिखा है, द मार्केट इक्विलिब्रियम रेट इज स्टेब्लिश्ड वेयर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आप जानते हैं, इज इक्वल टू द अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ सप्लाई कर्व, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी डिटर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। सेम चेंज इन डिमांड जैसे हमने पढ़ा था, डिमांड में जब चेंज आया तो क्या हो गया था, डिमांड में चेंज आने की वजह से क्या हो गया था, प्राइस राइज हुआ था जो अभी आपने देखा। और सप्लाई में जैसे ही कर्व आपने सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा तो प्राइस क्या हुआ था, फॉल हुआ था, फॉल इन एक्सचेंज रेट। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितनी तरह की होती है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए आइए समझते हैं इसे। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट का क्या मतलब होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फॉरेन करेंसीज बाय या सोल्ड की जाती है, खरीदी और बेची जाती है। इस तरह की ग्लोबल मार्केट को ही हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, द ग्लोबल मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड ट्रेडेड। ठीक है। दूसरा आता है फंक्शन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, सबसे पहला फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो पहला बेसिक फंक्शन तो हो गया ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन। जाहिर सी बात है बहुत सारे बिजनेसमैन को दूसरे देशों के साथ ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करनी होती है, सामान को इंपोर्ट करना होता है, खरीदना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, बेचना होता है। ऐसे में क्या होता है, आपकी दूसरे देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लोन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है इतना फंड अवेलेबल नहीं होता। तो ये मार्केट आपको क्रेडिट भी अवेलेबल कराती है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस आप कह सकते हैं, और वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही अवेलेबल कराती है। उसके बाद तीसरा आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है। देखो कई बार इसको ना हम एक तरीके से फ्यूचर प्रोटेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डील तय करी कि आपको अमेरिका के साथ एक डील करनी है और वहाँ से आपको लैपटॉप्स मंगाने हैं। तो लैपटॉप्स की जो डील हुई है इस समय 1000 लैपटॉप्स की डील हुई है और जो डॉलर का रेट चल रहा है वो $1 80 रुपये का चल रहा है। लेकिन आपको ये डर है कि 3 महीने बाद डॉलर जो है वो 100 रुपये में चेंज ना हो जाए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, अपने इसी डील को इसी रेट पे लॉक कर देना, इसको हेजिंग बोलते हैं। यानी कि आप 3 महीने बाद जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो 80 रुपये के हिसाब से ही करेंगे, चाहे वो 90 का हो गया हो डॉलर, चाहे वो 100 का हो गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे हेजिंग बोलते हैं। ये बायर्स को प्रोटेक्ट करती है, सेलर्स को फ्रॉम द रिस्क ऑफ, या फिर कहें बहुत सारा मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ सकता है फ्यूचर में, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो इसको हेजिंग बोलते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जिसे हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। क्या होती है, फॉरवर्ड मार्केट होती है। देखिए स्पॉट मार्केट का मतलब होता है स्पॉट मार्केट अ मार्केट दैट हैंडल्स डेली करंट और इमीडिएट ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब होता है, स्पॉट मार्केट का मतलब हो गया कि इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस पे ही जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फॉरवर्ड मार्केट क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है जो कि फ्यूचर में होने वाले होते हैं, इसको फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। और मोस्टली हेजिंग जो होता है वो इसी का पार्ट होता है। जाहिर सी बात है दो ही तरीके की ट्रांजैक्शन हो रही है, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक तो ऑन द स्पॉट हो रही है, जो करंट रेट चल रहा है, प्रिवेलिंग रेट, आपने उस पर ट्रांजैक्शन करी है। दूसरा क्या है जिसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग जो होता है उसमें आपने डील तो तय कर ली, लेकिन ट्रांजैक्शन कब होगी, वो फ्यूचर में होगी। क्यों, क्योंकि आप मार्केट के प्रिवेलिंग रिस्क से बचना चाहते हैं या फ्यूचर फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं।
तो इस तरह की मार्केट को हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें जिन्हें अक्सर 12th के किसी भी चैप्टर में डाउट होता है। दूसरा, आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हम यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक तीनों पे अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.nextgenstudy.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।